Hello friends, welcome to my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Ready? Start. एक तरफ हमारे चांद पर जाने की उपलब्धियों का गर्व है, तो इसी बीच कुछ शिक्षकों की संकीर्ण मानसिकता ने हमें जमीन पर लाकर हकीकत दिखा दिया है। खबरों के मुताबिक राजस्थान में एक नवोदय विद्यालय में एक दलित छात्र की आत्महत्या जातिगत प्रताड़ना के कारण बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूलों में भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र को स्कूल की शिक्षिका ने अन्य बच्चों से थप्पड़ लगवाया। ऐसे में एक कोमल मन में कितनी ठेस पहुंची होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ समय पहले की एक घटना में राजस्थान के एक नए स्कूल के एक छात्र की मृत्यु पानी के घड़े को छूने की घटना के बाद हुई थी, जिसमें उसकी पिटाई की गई थी। उस घटना पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी समस्याओं के मूल में जाने की किसी भी सरकार को चिंता नहीं है। यह भी अपेक्षित है कि ऐसे प्रश्नों पर उठाए गए मुद्दे पर स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा कारगर नीति लागू की जाएगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और प्रेरित करती है। कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास है। शिक्षा पाना सबका अधिकार है। हम शिक्षा के बिना नहीं रह सकते। खासतौर पर बच्चों के लिए शिक्षा पाना अधिकार है। स्कूल उसका परिवार होता है। सब पढ़ें, सब बढ़ें के नारे के पीछे देश के बच्चों को शिक्षित करने की भावना है, ताकि देश के कोने कोने के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। इससे कोई वंचित ना रहे। अगर बच्चा गरीब परिवार से भी हो तो शिक्षा पाना उसका हक है। शिक्षा को किसी की भी पूर्वाग्रह से जोड़ा जाए, यह ठीक नहीं है। बच्चे स्कूल से ही पढ़कर देश के लिए आगे आते हैं। हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को यह सोचना पड़े कि धार्मिक पृष्ठभूमि की वजह से उसकी पिटाई हो रही है, तो यह त्रासद है। उनके दिमाग में कितने सारे सवाल आते होंगे कि हमने क्या किया है, हमारा कसूर क्या है आदि। एक बच्चा बस पढ़ने आ रहा है। उसे बस यही पता होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं। उसे अच्छे बुरे की समझ हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी। अभी वह सूरज की तरह उग रहा होता है। लेकिन किसी भी बच्चे को मारना या यातना देना एक दीप को बुझाने के बराबर है। बच्चा स्कूल जाता है, सपनों को उजागर करता है। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक यही
चाहता है कि बच्चा कुछ अच्छा करे और देश का नाम बढ़े। प्राकृतिक खेती हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है और अब यह समय की मांग बन चुकी है। खेती के आधुनिक तौर तरीके अपनाकर हमने अपनी खाद्य जरूरतों को तो पूरा कर लिया, मगर दूसरी ओर रसायन के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से हमारी धरती और हमारे जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। रासायनिक खेती के कारण धरती की घटती उर्वरा शक्ति और बढ़ते प्रदूषण ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, मगर इसका समाधान हमारी परंपरागत खेती यानी प्राकृतिक खेती में मौजूद है। अब भारत में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके से की जाने वाली खेती में फसलों में जलवायु परिवर्तन की मार को सहन करने की ताकत रहती है। इसमें लागत कम आती, पानी की बचत होती और उत्पादन भी बढ़ जाता है। दरअसल खेती में रसायनों का प्रयोग न केवल मिट्टी को कमजोर करता बल्कि फसलों को भी जहरीला बना देता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। कई बार मानक से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसलों को खरीदने से मना कर देते हैं। ये रसायन भूमिगत जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसीलिए अब प्राकृतिक खेती समय की जरूरत भी बन गई है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी हैं। इनमें से एक भी तत्व की कमी हो जाने पर बाकी 15 तत्वों का भी विशेष लाभ फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद रहते हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में सहायक होती है और ये केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें केवल 10% पानी लगता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण रखी जाती है ताकि पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिले। इससे पौधों का अच्छा विकास हो जाता है। उनमें न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। प्राकृतिक कृषि में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। खेती करने के इस तरीके में देसी बीजों की भी काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते और पैदावार
ज़्यादा देते हैं। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत सुभाष पालेकर ने की। उन्होंने अपने फार्म में रासायनिक तरीके से ही खेती करनी शुरू की, मगर कई वर्षों के बाद उन्हें प्राकृतिक खेती का विचार उपनिषदों और वेदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित कुछ सूत्रों से प्रेरित होकर उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और इस पर वैज्ञानिक शोध शुरू किए। स्टॉप।